दोस्तों नमस्कार। ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले के पार्ट में हमने जाना था कि राष्ट्रकूट वंश को जानने के लिए इतिहास के क्या-क्या साधन हम जुटा सकते हैं, किन-किन साधनों से हम जो है अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, इतिहास जान सकते हैं राष्ट्रकूटों का। हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि दक्षिण भारत का एक ऐसा वंश था जिसने उत्तर भारत में अपनी छाप छोड़ी थी। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। अभी तक तो हमने जाना कि इतिहास जानने के लिए कौन-कौन से साक्ष्य उपलब्ध हैं, ठीक है? चाहे वो साहित्यिक साक्ष्य हों, चाहे वो अ वास्तुकला, स्थापत्य कला को हम अगर साक्ष्य में रखें, चाहे हम अ, उनके अभिलेख रखें, चाहे उनके ताम्रपत्र को रखें, तो ये इनसे सबसे जो है हमको क्या पता चलता है, उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय मुसलमानों का पदार्पण भारत में हो गया था और यहाँ पर ही व्यापारी बन के आ चुके थे और कुछ मुस्लिम लेखकों ने भी राष्ट्रकूटों के बारे में चर्चा की है। तो हम अब बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। इतिहासकारों ने जानने का प्रयास किया कि ये राष्ट्रकूट ये वंश है, कोई जाति है या कोई पद है, ठीक है। तो पता लगा कि ये राष्ट्रकूट जो है वो कोई जाति नहीं है, ये एक प्रशासनिक जो है पद है, ठीक है। प्रशासनिक पद है। जैसे कि हम देखते हैं कि ग्राम का मुखिया ग्राम कूट कहलाता था, उसी प्रकार से राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रकूट कहलाता था, ठीक। तो ये एक प्रकार का प्रशासनिक पद है, ना कि कोई जाति है। और इसको समझने के लिए मैं आपको आज के समय में बहुत से ऐसे जातियों के बारे में बताऊंगा जो कि प्रशासनिक पद पर उनके पूर्वज कभी आसीन थे, आनुवांशिक पद हुआ करते थे। वो लगातार उनके साथ जुड़ा रहा वो पद, तो जो है लोग उनको उसी पद के नाम से या उसी पद से बुलाने लगे, संबोधित करने लगे। जैसे अगर हम देखें तो पटेल, चौधरी, नायक, ठीक है, पेशवा, देशमुख, देशपांडे, यहाँ तक कि जो ये पंडित कहे जाते हैं, ये भी एक पद है। पूजा पाठ कराने वाला व्यक्ति पंडित के पद पर नियुक्त किया जाता है। पंडित भी एक पद है, ठीक है। ये कोई ब्राह्मण नहीं होते हैं, ये पंडित एक पद है, ठीक है। अब ब्राह्मण उस पे हमेशा आसीन रहे तो ये क्या हो गए, पंडित हो गए। वो उनका मतलब उनसे जुड़ गया, एकदम से उनकी जात से ही जुड़ गया पंडित। दूसरा ये जो एक है ठाकुर, ये भी अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो ये भी एक पद है, ठीक है। बहुत सारे ब्राह्मण भी ठाकुर पद पर आसीन थे। तो जो लोग क्षत्रिय हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि ठाकुर जो है वो एक पद है, ना कि कोई जाति है। पंडित भी एक पद है, ना कि कोई जाति है, ठीक है। एक प्रशासनिक, एक छोटा प्रशासनिक अधिकारी होता था ठाकुर, ठीक है। देश पांडे भी मराठों के समय में, देशमुख, पेशवा, ये सब प्रशासनिक पद हैं जो बाद में उनकी जातियों के साथ जुड़ गया, उनका पर्याय बन गया उनकी जाति। नायक हो गया, आप अभी विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तो आपको नायक दिखाई पड़ेंगे, ठीक। चौधरी, पटेल, ये सब क्या है, ये सब पदें हैं। जो कि प्रशासनिक पद प्राप्त करता है व्यक्ति, उनको ये नाम दिया जाता है, ठीक है। बाद में
वो लगातार आनुवांशिक रूप में उनसे जुड़ा रहा या उनको पद मिला रहा, जिसके कारण उनका नाम इस पद से जुड़ गया। उनका वंश ही इन पदों के कारण जाना जाने लगा। ठीक, वैसे ही राष्ट्रकूट है। अब देखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश असल में ये जो व्यक्ति, ये जो राजा थे, ये जो लोग थे, ये किस वंश से आए थे। ठीक है, ठीक है, यहां तो हमको पता चल गया कि राष्ट्रकूट एक प्रशासनिक पद था, लेकिन अब ये किस वंश से संबंधित थे ये भी तो हमको जानना है। तो बहुत सारे लेख हैं, जैसे कि इंद्र तृतीय का नवसारी लेख है। इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे। इनके नवसारी लेख में पता लगता है कि रट्ट कुल की राजलक्ष्मी का उद्धार किया किसने? अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष भी एक महान राजा हुए इस वंश में, बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। तो इंद्र तृतीय के नवसारी लेख से पता चलता है कि अमोघ वर्ष कहते हैं, अमोघ वर्ष ने रट्ट कुल की राजलक्ष्मी का उद्धार किया। रट्ट कुल किसके लिए उपयुक्त हुआ है? राष्ट्रकूटों के लिए। ठीक है, उनकी राजलक्ष्मी का उद्धार हुआ। तो एक बार आप समझ सकते हैं कि उनकी प्रगति हुई, या जो रुका हुआ जो उनका मान सम्मान था वो फिर से बढ़ना शुरू हुआ। तो ये इंद्र तृतीय के नवसारी लेख में पता चलता है। तो यहाँ पर जो रट्ट कुल आया है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। फिर कृष्ण तृतीय के करहड और देवली लेख से जो है वो हमको पता चलता है कि तुंगवंशी रट्ट की संतान कौन है? ये सब लोग राष्ट्रकूट वंश के लोग, यानी कि कोई तुंग रहा होगा, उनका पुत्र रट्ट था, जिनकी संतानें राष्ट्रकूट है। फिर अमोघ वर्ष का सज्जन अभिलेख हमको बताता है कि एक राजा थे इंद्र। कौन? राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे इंद्र, जो कि सामंत थे बादामी चालुक्यों के। उन्होंने चालुक्य वंशी एक कन्या भवनागा से राक्षस विवाह कर लिया था जबरदस्ती। तो इससे पता चलता है कि ये जो राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे, इनका जो रक्त है वो वातापी के चालुक्यों से भी संबंधित रखता है। वातापी के चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश के ये जो राजा हैं, ये मिश्रित जाति से उत्पन्न हुए हैं। ठीक, इनका रक्त चालुक्यों का भी रक्त है और राष्ट्रकूटों का भी रक्त है इसमें। दांती दुर्ग के लेखों से पता चलता है कि वो हिंदू मतानुयायी था, ब्राह्मण मतानुयायी था। ठीक है, हिंदू देवी देवताओं को मानता था। तो इससे भी पता चलता है कि वो जो है हिंदू थे। अमोघ वर्ष तो जैन धर्म को पालन करते थे। ठीक है, जो राष्ट्रकूट वंश है वो ब्राह्मण धर्म को भी मानता था और जैन धर्म को भी मानता था। हर धर्म के प्रति उनका सहिष्णु व्यवहार था। मुसलमानों को भी अच्छा खासा उन्होंने स्वतंत्रता दे रखी थी। वो तो आकर मस्जिद भी बनाकर यहाँ पे रहते थे दक्षिण भारत में। अरब उस समय यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ चुके थे। तो ये बात हो गई। फिर इसके बाद गोविंद तृतीय का जो राधनपुर अभिलेख है, उसमें भी कहा गया है कि कृष्ण तृतीय वासुदेव की भांति हैं, यानी कि जो यादव कुल के राजा थे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, उनसे तुलना कृष्ण तृतीय जो कि राजा हैं राष्ट्रकूट वंश के, उनसे की है। तो एक प्रकार से इस वंश से भी संबंधित अपने आप को बता रहे हैं। वनी दिंदौरी लेख में तो उनके सैनिक अभियान के बारे में पता चलता है। खैर, हमको बात करनी है इनके उत्पत्ति के बारे में, इनके वंश के बारे में हमको जानना है। आरजी भंडारकर कहते हैं कि ये तुंग के पुत्र रट्ट के वंशज रहे होंगे, ये रट्टवंशी ही है। लेकिन कुछ का कहना है कि ये रट्टवंशी नहीं रहे होंगे, ये यदुवंशी रहे होंगे, यादव कुल से संबंधित रहे होंगे। ठीक, क्योंकि लेखों में स्वयं ये जो राष्ट्रकूट वंश के लोग हैं, ये अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। ठीक है,
अब चाहे कोई भी विद्वान कुछ भी माने, लेकिन जब या राष्ट्रकूट वंश के राजा स्वयं को अपने आप को यदुवंशी मानते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं कि वो यदुवंशी नहीं होंगे। ठीक, तो दंती दुर्ग को यदुवंशी कहा गया है। किसकी शाखा से? सात्विकी के शाखा से। सात्विकी का आपने नाम सुना होगा महाभारत में, सेनापति हैं श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण के वंशज नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण के एक वंश से एक शाखा आती है सात्विकी, सात्विकी की शाखा, यानी यदुवंशियों में एक सात्विकी की शाखा आती है, उससे अपने आप को संबंधित करते हैं कौन? दंती दुर्ग। और इनको चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है। तो एक प्रकार से इनको हम मान सकते हैं कि ये कौन रहे होंगे? ये यादव कुल से संबंधित रहे होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में किस क्षेत्र से आए हैं, मूल निवासी कहाँ से, कहाँ के हैं ये मूल निवासी? तो इनके लेखों में इनको कहा गया है लटलूर पुरवाधीश्वर। तो विद्वानों ने इस स्थान का पहचान कर लिया है और उसको बताया है कि लाटूर नाम का एक स्थान है जो उस्मानाबाद जिला में है। उस्मानाबाद जिला महाराष्ट्र का एक जिला है। ठीक है, तो ये सब समझ लीजिए आप। तो आपको क्या क्या पता चल गया? एक तो ये प्रशासनिक पद है राष्ट्रकूट, ठीक है, लेकिन इस वंश के जो राजा हैं वो यादव कुल से आते हैं। ठीक है, कुछ का मानना है कि रट्ट कुल से आते हैं, लेकिन प्रमाण जो है वो मिलता है लेखों से कि ये यादव कुल से रहे होंगे। फिर इसके बाद इनका जो मूल निवास है वो मैंने बता दिया, लाटूर, उस्मानाबाद जिला, महाराष्ट्र। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इनकी एक शाखा नहीं थी, कई शाखा थी। मानखेड़ की जो शाखा थी वो बाद में बहुत प्रसिद्ध हो गई और उसी का इतिहास हम बाद में पढ़ते हैं। तो बरार में एक शाखा गई जो कि इनके पूर्वज थे, पहले प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, बाद में ये सामंत के रूप में वहां पर शासन किया इन्होंने, चालुक्यों के सामंत के रूप में। तो एक तो बरार चली गई एक शाखा। उदंड वाटिका लेख एक है जिसमें हमको अभिमन्यु नाम के राष्ट्रकूट शासक का नाम मिलता है जो कि शासन कर रहे थे मानपुर में, और मानपुर का जो क्षेत्र है वो बैतूल मालवा का क्षेत्र है, जो कि थोड़ा सा मध्य प्रदेश थोड़ा सा महाराष्ट्र के क्षेत्र को मिला लिया जाए, तो वहां पर ये शासन कर रहे थे। फिर एक शाखा है दक्षिणी गुजरात का लाट प्रदेश। ठीक है, वहां के राजा हुए एक कर्कराज, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, बहुत कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन हाँ ये थोड़ा शक्तिशाली थे इसलिए इनका नाम मैं बता दे रहा हूं। तो वहां पर भी एक शासन चल रहा था राष्ट्रकूटों का। फिर अचलपुर में, जो कि एलिचपुर कहा जाता है, वहां पर भी राष्ट्रकूट का एक शाखा चल रही थी। वहां के एक शक्तिशाली राजा हुए थे नन्नराज, ये सामंत थे बादामी के चालुक्यों के। ठीक, ये भी सामंत स्थिति में थे। फिर उत्तरी दक्षिणापथ, ठीक है, दक्षिण के एकदम उत्तर में उत्तरी दक्षिणापथ में मानखेत की शाखा थी जहां पर दंती वर्मा जो है शासन कर रहे थे सामंत की स्थिति में। किसके? बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। बाद में इसी वंश के एक राजा हुए दंती दुर्ग, उन्होंने चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मा द्वितीय को हरा दिया और कर्नाटक का क्षेत्र छीनकर, उनसे कर्नाटक का क्षेत्र छीनकर सार्वभौम स्थिति में आ गए। ठीक है, और बाद में यही वंश आगे बढ़कर बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है। मानखेड़ की शाखा जो हम लोग कहते हैं वो बेसिकली बात यह है कि मानखेत में राजधानी ले जाने के बाद होती है। अमोघ वर्ष मानखेत लेकर जाते हैं, नया नगर बसाते हैं। तो प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि मानखेत नगर किसने बसाया या राजधानी राष्ट्रकूटों की मानखेत कौन लेकर गया? तो अमोघ वर्ष लेकर गए। ठीक, दंती दुर्ग जो है वो इन्हीं इंद्र के बेटे हैं जो कि भवनागा से पैदा हुए, या उन्हीं की संतान है। ठीक तो ये सब चीजें आपको मैंने बता दी एक प्रकार से।
अब थोड़ा सा क्लियर कर दें, दंती वर्मा जो है पहला शासक है, लेकिन ये सामंत स्थिति में है। दंती वर्मा 650 से 65, फिर 65 से 70। दंती वर्मा के बाद कई शासक हुए, ठीक है। उसके बाद एक इंद्र नाम के शासक हुए जो कि सामंत स्थिति में थे। उन्होंने बादामी के चालुक्यों के एक राजा को हराकर स्थिति थोड़ा सा मजबूत स्थिति में आए। उनकी एक पुत्री थी भवनागा, उनसे उन्होंने राक्षस विवाह कर लिया। उसी से ये दंती दुर्ग पैदा हुए और ये सार्वभौम शासक के रूप में बाद में प्रतिष्ठापित हो गए, कीर्तिवर्मा द्वितीय को हराकर, ठीक है। कर्नाटक का क्षेत्र इन्होंने जीत लिया। बाद में अन्य राजा भी आए, जैसे कि कृष्ण प्रथम की बात कर लें। उन्होंने कीर्तिवर्मा को हरा दिया अच्छे तरीके से, और एक प्रकार से चालुक्यों का जो शक्ति था वो एकदम क्षीण हो गया। बहुत सारे क्षेत्र उन्होंने छीन लिए। तो इस तरीके से स्थिति इनकी और आगे बढ़ती गई, इनके पास क्षेत्र आता गया। मतलब सामंत स्थिति से सार्वभौम, सार्वभौम से एक शक्तिशाली स्थिति में ये सब लोग आ गए, ठीक है। अब आपको बहुत कुछ पता चल गया इसमें। एक तो राष्ट्रकूट प्रशासनिक पद है, ठीक है। उनका नाम जो है वो राष्ट्रकूट वंश जो है वो कोई जाति बिरादरी नहीं है, वो एक पद है प्रशासनिक। राष्ट्रकूट बेसिकली बादामी चालुक्यों के यहाँ पर जिला अधिकारी का कार्य करते थे, एक प्रकार से जिला प्रशासन संभालते थे। बाद में ये सामंत की स्थिति में आई, इनकी शक्ति बढ़ी। जिला अधिकारी से सामंत, सामंत से सार्वभौम, सार्वभौम से एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना। तो आई होप आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आया होगा। जो भी आपको प्रश्न है वो कमेंट में आप लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और आगे मैं आपको इतिहास के बारे में बताता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।